Assalamualaikum everyone and welcome to Biochem Fusion YouTube channel. हम लिपिंग कोड बायोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख लिए गौर से तो ये हमारे पास प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। प्यूरिन का मैंने कहा था कि नाम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। इट मीन्स दो रिंग है, एक 6 कार्बन या 6 मेंबर रिंग और एक 5th मेंबर रिंग है। तो ये अगर आप यहाँ पे देख ले कि पहले हम बात करते हैं कि इसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सोर्सेज कहाँ से हैं। तो बेसिकली अगर आप देख ले यहाँ पे बेसिकली जो प्यूरिन्स हैं इनकी नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ये रिएक्शन वाइज है जो कि मैं आपको आगे समझाऊँगा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये फर्स्ट नाइट्रोजन है और ये आपके पास 4th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, इन दोनों का सोर्स क्या है? ग्लूटामीन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह 3rd नंबर पे हमें जो कार्बन है और 7th नंबर पे जो कार्बन है इनका जो सोर्स है वो हमारे पास क्या है? एंटेन फोमाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड से है। और इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं 2nd नंबर पे नाइट्रोजन है और 2 कार्बन, इनका सोर्स क्या है? ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है। ये मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इसी तरह ये 5th नंबर पे जो कार्बन है इसका सोर्स क्या है हमारे पास? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह ये 6th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन, इसका सोर्स क्या है? एस्पार्टेट। अच्छा, अभी हम देखते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये एक आपके पास शुगर होता है। अब अगर ये आ रहे हैं तो ये राइबोज शुगर है, अगर ये डीएनए तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। और यहाँ पे बेस लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन और शुगर के थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पे 5th कार्बन के साथ फास्फेट लगा हुआ है। क्लियर है? ये हमारे पास अगर एक है तो एडनोसिन मोनोफास्फेट, अगर 2 फास्फेट तो एडनोसिन डाईफास्फेट, एंड अगर 3 है तो एडनोसिन ट्राईफास्फेट। इसी फास्फेट ग्रुप की वजह से इनऑर्गेनिक फास्फेट जो भी है इसके वजह से जो हमारे पास डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इस फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। और ये इसमें जो बॉन्ड है वो हाईली एनर्जी रिच बॉन्ड्स है, इनकी वजह से तो हम इनको कंसिडर करते हैं एज ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सही है? अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो प्यूरिन की डिनोवो सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि PRPP 5 फास्फोराइबोसाइल 1 पायरोफास्फेट, इसकी सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। सही है? अब इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है? हमारे पास एक है राइबोज 5 फास्फेट शुगर, ये आता है हमारे पास पेंटोज जो शुगर पाथवे है। सही है? या दूसरे हमारे पास पाथवे जो कि हमने मेटाबॉलिज्म 1 में जो ग्लूकोज थे कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में देखा था, तो वहाँ से ये हमारे पास एक शुगर है राइबोज 5 फास्फेट, बिकॉज राइबोज शुगर के 5th पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PRPP सिंथेटेज क्यों? बिकॉज ये ATP यूज़ कर रहा है और यहाँ से AMP रिलीज़ हो रहा है और 2 फास्फेट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफास्फेट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं इस शुगर के फर्स्ट जो पोजीशन है कार्बन के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे। और यहाँ पे मैग्नीशियम एज ए कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। तो इसके रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि इस शुगर के फर्स्ट जो कार्बन पोजीशन है यहाँ पे 2 फास्फेट लगे हुए हैं, तो इससे क्या नाम बन गया? 5 फास्फोराइबोसाइल 1 पायरोफास्फेट, ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट इसका एक्टिवेटर, बिकॉज जब ये अवेलेबल होगा तो इसकी फास्फोरिलेशन होगी, मतलब एडिशन ऑफ फास्फेट होगी। और इसकी जो इनहिबिटर है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है। जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा होंगे तो ये जो डी नोवो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम आते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमने तैयार किया था, क्या तैयार किया था? PRPP, जो कि मैंने बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से। अभी ये PRPP हमारे साथ बन गया है 5 फास्फोराइबोसाइल 1 पायरोफास्फेट। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है मैंने बताया था कि जो फर्स्ट और 4th नाइट्रोजन है ना, ये दे रहा है हमारे पास ग्लूटामीन। अब हम फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्लूटामीन आके अपना अमाइनो ग्रुप देगा, इन द प्लस वाटर आएगा और यहाँ से ये जो 2 पायरोफास्फेट है यहाँ से पायरोफास्फेट निकल जाएगा और ग्लूटामीन जब अपना अमाइनो ग्रुप देगा तो ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही रेगुलेटरी स्टेप है हमारे पास। GPAT ग्लूटामीन फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट एमाइडो ट्रांसफरेज, बिकॉज यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया है? यहाँ पे बना है 5PRA या 5 फास्फोराइबोसाइल अमीन, बिकॉज यहाँ से पायरोफास्फेट निकल गए हैं और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आके ऐड हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या हुआ है? नेक्स्ट में यहाँ से अगर आप देख लें तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि पहले यहाँ पे ग्लूटामीन आया, अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे
ग्लाइसिन आके ये जो पूरा हाइलाइटेड रीजन है इसको डोनेट कर देगा। तो सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ, सेकंड रिएक्शन में ये हुआ कि ग्लाइसिन आया यहाँ पे और पूरा के पूरा यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया स्ट्रक्चर में, और एटीपी यहाँ पे यूज़ हुआ, और ये जो एंजाइम है वो हमारे पास जार सिंथेटेज या इसका नाम है ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड, इसकी फार्मेशन हुई। ये जो अमाइनो ग्रुप था ये वाला, यहाँ से एक एच निकल गया और उसकी जगह पे पूरा यहाँ पे आके ग्लाइसिन लग गया। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ये उसका अल्फ़ा कार्बन है, एक कार्बन हाइड्रोजन वैसे भी है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आर है जो अल्काइल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे आके लग गया और जार बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास कि नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कार्बन, इसको डोनेट करने के लिए एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आएगा। अब यहाँ पे एन 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आया और इसने अपना फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर दिया और ख़ुद टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जार की क्या हुआ है, फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ इसमें, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, जार फॉर्माइल ट्रांसफरेज। अच्छा, यहाँ पे जब ये ट्रांसफ़र हो गया तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जैसे कि अमाइनो ग्रुप था ना, अमाइनो ग्रुप से एक एच निकला और इसके साथ क्या ऐड हुआ, ये फॉर्माइल ग्रुप का क्या ऐड हो गया। क्लियर। अब इसका जो नाम बन गया वो हमारे पास क्या है, एन फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड, एफ जार, जार से एफ जार, एफ जार क्यों, बिकॉज यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप आके ऐड हुआ है। क्लियर। और ये शुगर को इन्होंने इस तरह शो किया है। बाकी अब हम किसकी फार्मेशन कर रहे हैं, प्यूरिन रिंग की, तो प्यूरिन इस तरह बन रहा है। सही, पहले हम जो 5th मेंबर रिंग है उसकी फार्मेशन करेंगे, फिर 6th मेंबर की। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि ग्लूटामेट वापस आएगा, ये जो ग्लूटामीन वापस आएगा। अब 4th रिएक्शन पे आप देख लिया, यहाँ पे इसको बनाने के लिए वापस ग्लूटामीन आएगा और ये अपना अमाइनो ग्रुप दे के यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और यहाँ पे ATP भी यूज़ होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या है, एफ जैम सिंथेटेज, बिकॉज यहाँ पे एफ जैम क्या कर रहा है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रिसीव कर रहा है, और यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ATP यूज़ हो रहा है, तो सिंथेटेज एंजाइम आ गया। जब इसमें वापस दूसरा अमाइनो ग्रुप आया तो ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे इस पोजीशन पे आके लग गया, एज यू कैन सी यहाँ पे आके लग गया है अमाइनो ग्रुप जो ग्लूटामीन ने दिया था। अच्छा, अब इसका क्या नाम बन गया, एफ जार से बन गया एफ जैम। एफ जैम स्टैंड्स फॉर एन फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड। क्लियर। तो इसका अब रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगी, मतलब जो रिंग की फार्मेशन है वो प्रॉपरली हो जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए ATP यहाँ पे यूज़ होगा और एफ जैम से ईयर बनेगा, ईयर स्टैंड्स फॉर 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड ईयर। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H निकलेगा वाटर की फॉर्म में, और यहाँ पे रिंग की फार्मेशन होगी कुछ इस तरह, जो कि यहाँ पे मेंशन है। होपफुल आपको समझ आ गया होगा। अब ईयर से क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा था कि नेक्स्ट 5th पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन देने आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा इस पोजीशन पे, कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना कार्बन दिया। क्लियर। और यहाँ पे एयर कार्बोक्सिलेज, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, तो एयर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में इस पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड आके लग गया, और ये एयर से क्या बन गया, सी ईयर, मतलब कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में एस्पार्टेट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्बन की इस नाइट्रोजन की सिंथेसिस हो रही है। सही है। अब यहाँ पे एस्पार्टेट आया, एस्पार्टेट की जो है वो अपना पूरा यहाँ पे वो इंटीग्रेट हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कार्बन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, इसके साथ आखिर कौन जुड़ जाएगा, एस्पार्टेट पूरा। यहाँ पे अब देखो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये उसका अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे एक उसका H ग्रुप है। सही है, ये वाला, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये CH2 और C डबल बॉन्ड। सही है, ये हमारे पास क्या है, उसकी R ग्रुप है, तो ये हमारे पास एस्पार्टेट है। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे ATP यूज़ हुआ, एस्पार्टेट आया, और यहाँ पे सी ईयर से क्या बन गया, साइकार सिंथेटेज। अब साइकार क्या है, 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 एन सक्सिनाइलो कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड, साइकार से ये बन गया, यहाँ पे लग गया। अब नेक्स्ट में क्या है कि इस स्ट्रक्चर में जो ये हमारे पास क्या था,
एस्पार्टेट लग गया। अब इस एस्पार्टेट की स्ट्रक्चर से हम फ्यूमरेट को यहाँ से रिलीज़ करेंगे। ये फ्यूमरेट है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 2 H ग्रुप है। ये फ्यूमरेट यहाँ से रिलीज़ हो गया और यहाँ पे NH2 लग गया, मतलब अमाइनो ग्रुप लग गया। और यहाँ पे इस स्टेप में जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या है, एडिनाइलोसैक्सिनेट लाइगेज। अब क्या बन गया, साइकार से बन गया एआई कार। एआई कार स्टैंड्स फॉर 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड, ये बन गया हमारे पास। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक और कार्बन है, ये अकाउंट डोनेट कर रहा है, ये भी टेट्राहाइड्रोफोलेट जो फॉर्माइल वाला है, ये यहाँ पे आके अपना फॉर्माइल ग्रुप देगा और ख़ुद टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे एयर क्या है, ये आई कार की क्या हुई है, फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफ़र हुई है ना, तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, एआई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज। क्लियर है। और नेक्स्ट में क्या होगा कि जब ये अपना कार्बन देगा तो ये कार्बन आके यहाँ पे लगेगा, सही है। तो ये देखिए आप CH डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आके लग गया है। अब इसका क्या नाम बन गया, ये आई कार से अब ये बन गया फाई कार। फाई कार स्टैंड्स फॉर 5 फॉर्माइडो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड, ये बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप्स थे, सही है, यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा, सही। और या IMP साइक्लो हाइड्रोलेज, जब वाटर यहाँ से मतलब रिलीज़ होगा और ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म यहाँ पे आ गई, ये 2 रिंग बन गए प्यूरिन। और इसका जो नाम है वो हमारे पास क्या है IMP, इनोसिन 5 मोनोफास्फेट। तो क्लियर है। ये अब हमारे पास यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद इसकी फर्दर कन्वर्जन होगी EMP में, मतलब हम एडिनोसिन मोनोफास्फेट या जो गवानीन मोनोफास्फेट सी है, ये गवानोसिन मोनोफास्फेट सी है, तो वहाँ पे कन्वर्जन होगी। और फिर यहाँ पे जो प्यूरिन है उनकी सिंथेसिस बाकायदा कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास था डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। और आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा और बताता चलूँ, ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इसकी रेगुलेटरी स्टेप है। यहाँ पे इस एंजाइम को 2 चीज़ें इनहिबिट या इसको एक्टिवेट करते हैं, जैसे PRPP। अब ये PRPP जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ये रिएक्शन एक्टिवेटेड फॉर्म में आगे प्रोसीड करेगा। और जितने आपके पास जो IMP की फॉर्मेशन होगी वहाँ से AMP और GMP जो मैंने बताया ना, एडेनोसिन मोनोफास्फेट गोनोसिन मोनोफास्फेट बनेंगे ना, तो ये यहाँ पे इसको इनहिबिट करेंगे रिएक्शन को। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे ड्रग्स है जो कि इस रिएक्शन में थोड़ा सा इसको इनहिबिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया ना कि एन फॉर्माइल हाइड्रोफोलेट जो कि अपना फॉर्माइल ग्रुप दे रहा था, एक यहाँ पे और एक इस रिएक्शन पे, या यहाँ पे आप देख लें ये क्या कर रहा है, ये 3rd पोजीशन पे, इसके अलावा 7th पोजीशन पे अपना कार्बन डोनेट कर रहा है। तो इसको इनहिबिट करने के लिए कुछ यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फोनामाइड्स, जो कि हमारे पास क्या है, पापा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की कुछ स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल जो फोलिक एसिड की फार्मेशन है, जैसे कि टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये फोलिक एसिड की फार्मेशन में ये उसको इनहिबिट करते हैं, बिकॉज ये कम्पीट करते हैं विद पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये जो फोलिक एसिड इसकी फार्मेशन नहीं होगी, बिकॉज फोलिक एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया है में फोलिक एसिड की जब स्लो मतलब डाउन होती है फार्मेशन, तो ये प्यूरिन सिंथेसिस पूरा इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा DNA भी डिस्टर्ब हो सकती है, DNA की फार्मेशन से है। अब लेकिन ह्यूमन में ये जो प्यूरिन सिंथेसिस है ये उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ह्यूमन्स कैन नॉट सिंथेसाइज फोलिक एसिड, बट दे रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर दिस विटामिन सी है। तो इसलिए सल्फार ड्रग्स जो कि हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस इन ह्यूमन्स, वहाँ पे ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमारे पास फोलिक एसिड कुछ एनालॉग्स है, जैसे कि यहाँ पे है मेथोट्रेक्सिट। ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कि इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन। अब जैसे कि टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, डाई को टेट्रा में कन्वर्जन से रोक देते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम है जो कि डाई को ट्राई हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये उसको इनहिबिट करते हैं। जब वो उसको इनहिबिट करेंगे से तो डेफिनेटली इसकी डिफिशिएंसी होगी और ये प्यूरिन सिंथेसिस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये ड्रग क्या करते हैं, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो अवेलेबिलिटी है उसको डेफिनेटली कम करेंगे, तो प्यूरिन की सिंथेसिस कम होगी और DNA की रेप्लिकेशन इन मैमल सेल कम होगी। तो ये हमारे पास जो कैंसरस सेल्स है वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट में,
बट लेकिन जो नॉर्मल सेल्स है वहाँ पे ये टॉक्सिक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा प्यूरिन की सिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूरिन की साल्वेज पाथवे, प्यूरिन की डिग्रेडेशन, इसी तरह पायरिमाइडिन की सिंथेसिस, साल्वेज पाथवे एंड डिग्रेडेशन। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।